नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके एडुकेयर में। जैसे कि हम लोग संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार का ये किताब जो महेश कुमार वर्णवाल जी का है, ये किताब कॉस्मोस पब्लिकेशन, इसका रिव्यू हम लोगों ने आगे दे दिया है। तो इसका अभी हम लोग लेसन वाइज लेके चल रहे हैं। जैसे कि पहला लेसन ऐतिहासिक स्रोत को हम लोगों ने देखा, अब दूसरा लेसन आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तर युग आदिम मानव। ठीक है, ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है। इसको यदि आप लोग लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग खरीद सकते हैं। अदरवाइज़ अपने नज़दीकी बुक का जो दुकान है वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, और ज़रूर आप लोग को इसमें बहुत सारा जानकारी मिलेगा। इसमें जितना भी पॉइंट दिया गया है सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज अध्याय 2 हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है प्रस्तर युग आदिम मानव का इतिहास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मानव की उत्पत्ति का विकास। ठीक है, देखिए अधिकांश विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 50,000 से 1,00,000 वर्ष पूर्व या इससे भी पहले प्राइमेट्स नर वानर से ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो मानव के समान था। धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और पृथ्वी पर ही रहने लगे। आगे जो मानव था वो पूरा का पूरा बोला जाए तो वानर जैसा था, और वो लोग जिस प्रकार अभी वानर अब बहुत तरह के वानर के प्रजाति हैं। ठीक है, तो वो लोग प्राय पेड़ों में रहते हैं, ज़मीन पर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए, और वो भी चलेंगे तो चारों अपने पैरों का या 2 हाथ या 2 पैर जो है वो चारों का यूज़ करते थे। परंतु प्राइमेट्स से जो है, प्राइमेट्स इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, से ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो मानव के समान था। और धीरे धीरे ये जो बोला गया, देखिए प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों में खड़े होकर चलना सीख गए। ठीक है, और पृथ्वी पर ही रहने लगे। इस प्रकार का जो परिवर्तन था ये मानव के लिए, मानव की उन्नति के लिए आगे चल के बहुत सा कारगर सिद्ध हुआ, क्योंकि अब उनके 2 पैर में चलना था, जहां आगे चारों 2 हाथ या 2 पैर जो थे उनके चारों का चलने के लिए यूज़ किया जाता था। अब वो 2 पैर से चलेंगे और 2 अपना जो उनका हाथ हो गया, उनसे बहुत सारे ऐसे काम कर सकते थे जो आगे वो नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्राइमेट्स क्या था। तो प्राइमेट्स का अर्थ मनुष्य सदृश वानर है। इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों तथा इस तरह के स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। प्राइमेट्स से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ। ये प्राणी आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। अर्थात प्राइमेट्स जो है, ठीक है, ये सबसे पहले जो इससे मानव का जो उत्पत्ति हुआ धीरे धीरे, ये 80 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में सर्वप्रथम ये विकसित हुआ था। ठीक है, ये वर्ल्ड का फिगर है और इसमें नंबरिंग किया गया है, जहाँ से ये देखिए आदिम मानव का मूल स्थान, ये नंबरिंग है 1 से लेकर 8 तक, और वो ये फिगर में दर्शाया गया है कहाँ कहाँ पाया गया है। ठीक है, तो जैसे पहला है ऑस्ट्रेलोपैथिकस, नर वानर दक्षिण अफ्रीका। तो 1 नंबर यहाँ देखिए, इस जगह से ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो नर मानव है इसको पाया गया सर्वप्रथम, माने यहीं से इसका विकास हुआ। ठीक है, दूसरा है जिंजानथ्रोपस, नर वानर पूर्वी अफ्रीका, ये भी देखिए अफ्रीका में ही है। तीसरा है जावा मानव, जावा, ये देखिए इस जगह में जावा है जहाँ पर जावा मानव का उत्पत्ति हुआ। चौथा है पिकिंग मानव, चीन, देखिए चीन में पिकिंग मानव का विकास हुआ। निएंडरथल मानव जर्मनी में 5वां नंबर में, देखिए यहाँ जर्मनी है, यहाँ निएंडरथल का विकास हुआ। इसी प्रकार है पिल्ट डाउन मानव, इंग्लैंड 6ठा नंबर में, यहाँ इंग्लैंड है। पिल्ट डाउन मानव यहाँ पर विकसित हुआ। ठीक है, फिर है क्रोमैग्नन मानव फ्रांस में 7वां नंबर में है यहाँ पर। और फिर है होमोसेपियंस मानव पामीर के पठार में, ये एशिया महादेश में है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखें ये फिगर में कि
आदि मानव का मूल स्थान जहाँ से उन लोगों का विकसित हुए वो लोग, और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गए। ठीक है, तो चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग पुरापाषाण पैलियोलिथिक युग, जिसको आखेटक एवं खाद्य संग्राहक युग के से नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से। तो चलिए देखते हैं। पुरापाषाण पैलियोलिथिक युग, ठीक है, मानव धरती पर संभवतः अति नूतन प्लेस्टिस्टोसिन युग के आरंभ में पैदा हुआ। इसी समय गाय, हाथी और घोड़ा आदि का उद्भव भी हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से नए तथ्यों के विश्लेषण से अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जो है 14 लाख वर्ष पूर्व आया था। ठीक है, इससे आगे अफ्रीका, जर्मनी, इंग्लैंड इस सब में पाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में आदि मानव जो है पत्थर के अनगढ़ और अपरिचित औजारों का प्रयोग करता था। ये काल आखेटक एवं खाद्य संग्रह काल के रूप में भी जाना जाता है। आखेटक एवं खाद्य संग्रह से तात्पर्य है कि वो लोग भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ठीक है, उनका कोई निवास स्थान नहीं था, वही जंगलों में, गुफाओं में, पेड़ों में अपना रह के जीवन यापन करते थे और बस खाने के तलाश में रहते थे। जिधर उनको खाना मिलता उधर वो लोग निकल जाते थे। ठीक है, इस प्रकार होते होते वो पूरे विश्व में फैल गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पुरापाषाण कालीन मानव के शारीरिक अवशेष जीवाश्म कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं। भारत में देखा जाए तो शारीरिक अवशेष जीवाश्म जो है कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इस काल में मानव की जीवन एवं शिकार खाद्य संग्रह पर निर्भर था। जैसे कि हम लोग अभी उधर पढ़े कि मानव सिर्फ शिकार और खाद्य संग्रह करके ही अपना जीवन यापन करता था, उनका कोई अभी उद्देश्य नहीं था, स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी नहीं आया था। ठीक है, तो पुरापाषाण युग की अवस्था क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय पुरापाषाण युग को 3 भागों में बांटा जाता है। आरंभिक या निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, देखिए पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। फिर हम लोग उसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो अवस्था है वो मतलब निम्न पुरापाषाण काल, ये 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य। दूसरा मतलब मध्य पुरापाषाण काल, ये है 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य। और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल, ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य इसको माना जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग निम्न पुरापाषाण काल के बारे में देख रहे हैं। निम्न पुरापाषाण काल देखिए 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व का निम्न पुरापाषाण काल। इस काल में मानव मूलतः क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ये जो 2 भाग हैं ये हैं, इस काल के औजारों का प्रयोगकर्ता होमो इरेक्टस था। जो होमो इरेक्टस जो प्राणी था, मतलब मानव का ही एक प्राणी है, वो इस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये जो बोला औजार, ये औजार 2 प्रकार के थे। चॉपर चापिंग माने पेबुल संस्कृति इसको भी बोला जाता है, और दूसरा है हैंडेक्स संस्कृति। तो चॉपर चापिंग इस संस्कृति से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। मतलब चॉपर चापिंग संस्कृति को या पेबुल संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सोहन नदी घाटी पंजाब में है, वहाँ से इस संस्कृति के सबसे पहले अवशेष मिले थे। दूसरा आता है हैंडेक्स संस्कृति। इस उपकरण सर्वप्रथम मद्रास आधुनिक चेन्नई के समीप बादम दुराई तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए हैं। इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। तो मद्रास में एक्चुअली सबसे पहले मिला, इसलिए इसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना गया। ठीक है, फिर हम लोग अगला देखते हैं पॉइंट। सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन के चाओ जू कोजियान गुफा से प्राप्त होता है, लेकिन इस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं होता था।
ठीक है, मतलब जो है निम्न पुरापाषाण काल में ही आग का प्रयोग थोड़ा मोड़ा शुरू हो गया था, परंतु वे व्यापक तौर पर किस तरह इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, आग तो आगे से था, वो लोग जो मानव लोग जानवर लोग, मानव लोग, आदि मानव लोग जो भी थे, ये आग तो देखते थे, परंतु उसका यूज़ किस प्रकार किया जाए अपने दैनिक जीवन पर, उसको वो लोग नहीं जानते थे। ठीक है, आग को देख के आगे वो लोग डरते थे, परंतु हम लोग अभी देखेंगे किस प्रकार से धीरे धीरे आग को यूज़ करने सीख गए, उससे खाना बनाने सीख गए, और फिर आगे चल के बहुत बड़ा उससे क्रांति जैसा हुआ, और फिर बहुत व्यापक रूप से आग का यूज़ होने लगा। हम लोग अभी भी करते हैं, खाना पकाने या बहुत सारे कामों में यूज़ होता है। ठीक है, तो इस समय जो था चीन में आग का जो ये गुफा है, चाओ जू कोजियन गुफा में प्राप्त होता है आग के अवशेष, परंतु लेकिन इस समय आग का प्रयोग नियमित रूप से नहीं था, मतलब उपयोग करने नहीं जानता था लोग। ठीक है, सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट बुशफ्रूट जो है अंग्रेज भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लमपुरम नामक स्थान से प्रथम हैंडेक्स हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कुल्हाड़ी जो है ये सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया? रॉबर्ट बुशफ्रूट ने 1863 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से? मद्रास के पल्लमपुरम नामक स्थान से। हैंडेक्स कुल्हाड़ी को ही इंग्लिश से हैंडेक्स बोला जाता है, तो इसका अवशेष प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोवन या सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ इनके अवशेष मिल रहा है उनके नाम है, ये परीक्षा में प्राय पूछा जाता है। तो आरंभिक पुरापाषाण कालीन जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों चट्टानों में बने आश्रयों में औजार मिले हैं जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। देखिए, ये भीमबेटका जो है भोपाल में है, इसका नाम बहुत आता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इस जगह से जो है शैल चित्र, मतलब गुफा के अंदर आदि मानव के रहने के अवशेष मिले हैं, और बहुत प्रकार के औजार मिले हैं, और साथ ही साथ वहाँ बहुत प्रकार के चित्र भी मिले हैं जो उनके द्वारा बनाए गए थे, और ये 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। सोचिए, इतना पुराना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मध्य नर्मदा घाटी के हथनोरा होशंगाबाद से एक मानव की खोपड़ी मिली है। भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म यहाँ मिला है। ठीक है, मध्य नर्मदा घाटी के। ठीक है, तो ये निम्न पुरापाषाण हुआ। अब है हमारा मध्य पुरापाषाण काल, जो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व है। देखिए, अभी जो फिगर सब है, जो फ्लो चार्ट दिया गया उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, तो फिर उसको हम लोग फिर अभी पढ़ेंगे। पहले ये जो थ्योरी दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य पुरापाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जेस्पर, चर्ट और फ्लिंट आदि पत्थर का प्रयोग होने लगे। ये जो पत्थर के प्रकार हैं ये थोड़ा और आधुनिक होते जाएगा। जो आगे क्वार्टजाइट था उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर ये सब है, जेस्पर, चर्ट और फ्लिंट। ठीक है, इन सब में धार बहुत होता था, जिससे उन लोगों को शिकार करने और अपने शिकार को काट के फाड़ के और फिर खाने में उन लोगों को सुविधा होता था। फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक, यहाँ पर है नेक्स्ट, फिर संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। पाषाण काल जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इससे तात्पर्य यह भी है कि उस समय जितने भी औजार यूज़ होते थे वे सब पत्थर के ही थे। पत्थर को ही तोड़कर घिसकर वो लोग औजार बनाते थे और उसका यूज़ करते थे। ठीक है, मध्य पुरापाषाण युग में मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। इस युग में मुख्य औजार पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी है।
ठीक है। इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया तथा श्रृंगार साधनों का प्रयोग होने लगा। ये जो मध्य पुरापाषाण काल था, इसमें पालतू, देखिए पालतू कुत्ता, हम लोग ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा जानवर को पालतू बनाया गया, तो कुत्ता को बनाया गया। और श्रृंगार सामानों, मतलब धीरे धीरे अब उन लोग बहुत कुछ पहनने लगे थे, है ना, उसको ही श्रृंगार के रूप में दिया गया है। मान लीजिए कुछ भी पहन लिया, एक फूल लगा लिया, कोई एक चमड़ा का कोई भी चमड़ा ओढ़ लिया अपना शरीर में, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट है उच्च पुरापाषाण काल। देखिए उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का है। इस युग के उपकरण ब्लेड की तरह पतले एवं धारयुक्त होते थे। देखिए अब इन लोगों का औजार में और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ गया। अब जो है ब्लेड, मतलब ब्लेड देखते हैं कितना धार है, उस प्रकार के औजार अब बनाने लगे। उच्च पुरापाषाण अवस्था के विश्वव्यापी संदर्भ में दो विशेषताएं हैं: नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। चकमक उद्योग इसी प्रकार के अच्छे अच्छे उपकरण के अच्छे अच्छे जो है अपना औजार बनाने लगे, और आधुनिक मानव होमो सेपियंस जो है, जो अभी जो हम लोग मानव है, ये होमो सेपियंस के ही सब वंशज माने जाते हैं। तो होमो सेपियंस का उदय जो है उच्च पुरापाषाण काल में ही हो गया था, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस फ्लो चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है कि पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण किस प्रकार था। देखिए निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये दो भाग था, सोहन घाटी, सोनी घाटी, सोहन घाटी जो पाकिस्तान में है, फिर बेलन घाटी मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। इसी प्रकार मध्य पुरापाषाण काल सल्क संस्कृति के नाम से भी जाना गया। ये सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी में विकसित था। इसी प्रकार उच्च पुरापाषाण काल जो सल्क फलक संस्कृति के नाम से जाना गया, ये देखिए ये बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये फैला हुआ था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी पुरापाषाण युग का जो है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, इनके जो है वर्गों का, क्षेत्रों का वर्गीकरण देखा। हम लोग मध्यपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। ये मध्यपाषाण युग के कुछ स्थल को फ्लो चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए मध्यपाषाण युग के स्थल मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 4 क्षेत्रों में मुख्यतः फैला हुआ था। मध्य प्रदेश में देखें तो आदमगढ़, ठीक है, होशंगाबाद, उसके बाद भीमबेटका भोपाल के समीप, और बधौर ये है सिद्धि के समीप। इसी प्रकार राजस्थान में बागोर, भीलवाड़ा में, फिर उत्तर प्रदेश फिर दो गो है, महादाया या महदाहा में, यह है मेजा के समीप, और सराय नाहर राय ये प्रतापगढ़ के समीप। बिहार में देखें तो पायसारा मुंगेर के समीप। इन सभी स्थलों से मध्यपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग और डिटेल से अब पढ़ते हैं मध्यपाषाण काल के बारे में। देखिए मध्यपाषाण जो है मेसोलिथिक युग, इसे आखेटक और पशुपालक युग के बारे में नाम से भी जाना जाता है। वो था आखेटक, इससे आगे वाला जो था पुरापाषाण वो आखेटक और खाद्य संग्राहक था। ये आखेटक और पशुपालक के रूप में जाना गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है। पहला पॉइंट है प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व 1 के आसपास मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जो मध्यपाषाण युग कहलाती है, ठीक है। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम C.L. कलाई द्वारा सन 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से प्राप्त हुआ। सबसे पहले भारत में जो है मध्यपाषाण का जो आपको जानकारी देता है वो है C.L. कलाइल द्वारा, ठीक है, सन 1867 ईस्वी में। और कहाँ से मिला? ये विंध्य क्षेत्र जो है वहाँ से कुछ
पुरातात्विक खोज किया गया, जिससे कि लघु पाषाण उपकरण, छोटे छोटे पत्थर के औजार खोजा गया। उसी से भारत में है सर्वप्रथम यहीं से जो है मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए। अगला पॉइंट है, मध्य पाषाण युग के लोग शिकार कर, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ प्रमुख है। ठीक है, छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे सूक्ष्म आकार के, जैसे माइक्रोलिथ हुआ, ये सब ये प्रमुख औजार थे। अगला पॉइंट देखिए तो मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थल दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं। ठीक है, भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। ठीक है, इससे आगे वाला नहीं मिला है, इससे आगे वाला काल का। और मध्य पाषाण काल के अस्थिपंजर मतलब मध्य पाषाण काल के मानव के अस्थि के अवशेष भारत में मिले गए हैं। ठीक है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट ये वाला है कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कहाँ है? बागोर। ठीक है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर जो है ये सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल के जो इम्पोर्टेंट दिए गए हैं किताब में, ये यहीं पर ख़त्म होता है। अब जो है अब हम लोग नवपाषाण न्यूलिथिक युग के बारे में पढ़ेंगे। इसे खाद्य उत्पादक युग के नाम से भी जाना जाता है। पूरा पाषाण को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार मध्य पाषाण को अभी हम लोग आगे पढ़े कि आखेटक और पशुपालक युग के नाम से जाना गया। इसी प्रकार इसे खाद्य उत्पादक मतलब इस समय जो था मानव खाने वाले सामग्रियों को उत्पादन करने सीख रहे थे और कुछ हद तक सीख भी गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यूनानी भाषा का न्यू शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। भारत में नवपाषाण काल के संबंध में पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल में उपकरण खोजे थे। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लॉ मसूरिये ने इस काल की प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में प्राप्त किए। देखिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले किसने खोजा? डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर में, और 1860 में जो है लॉ मसूरिये ने प्रथम प्रस्तर उपकरण, बहुत सारे उपकरण जो है टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए। अगला पॉइंट है, नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। अगला पॉइंट है, नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। ठीक है, मेहरगढ़ में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछा जा सकता है कि कृषि का जो नवपाषाण काल में सबसे प्राचीन कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, अगला पॉइंट है, इलाहाबाद में स्थित कोल्डिवा, ठीक है, एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से चावल एवं धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से कृषि के मिले हैं, माने वहाँ कृषि करने के साक्ष्य मिला है, और चावल एवं धान का मिला है इलाहाबाद के कोल्डी हवा से। ठीक है, नेक्स्ट है, नवपाषाणिक युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। मतलब नवपाषाणिक युग के जो लोग थे ये सबसे पहले कृषि करने सीखे थे, इसीलिए बोला था कि नवपाषाणी युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये लोग
स्थायी घर बनाकर रहने लगे। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में बने। अब ये लोग जो है जो इससे आगे जो था मध्यपाषाण तक, वो लोग आखेटक के रूप में इधर उधर घूमते रहते थे, परंतु नवपाषाण काल से लोगों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गया था। वे छोटा मोटा घर बनाकर रहने लगे थे और मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे अपने दैनिक जीवन में उपयोगी हेतु। ठीक है, तो चलिए और आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कृषि व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की ही देन है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि पहिए का आविष्कार सर्वप्रथम किस काल में हुआ, कृषि का आविष्कार किस काल से हुआ, तो दोनों नवपाषाण काल। ठीक है, इस युग के लोग पत्थर के पॉलिशदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर के कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, देखिए कुल्हाड़ी का आविष्कार भी इसी समय हुआ। बुर्जम, जिसका अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान, यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नवपाषाणिक स्थल है जहाँ से युग्मित समाधान मिला है। युग्मित समाधान हुआ मतलब जिसमें मेल फीमेल दोनों का हो सकता है, वो लोग पति पत्नी हो, इस प्रकार दोनों को एक साथ दफनाया हुआ मिला है। ठीक है, वही हुआ युग्मित समाधान। कहाँ से मिला है? ये श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है नवपाषाण स्थल जो है गुफक राल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार का गुफा। कहाँ से मिला है? गुफ कराल से, जिसका अर्थ होता है कुलाल। ठीक है, मतलब कुम्हार का गुफा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इस काल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य करते थे। ठीक है, इसके बाद है कश्मीर में नवपाषाणिक युगीन लोग हड्डी के बहुत सारे औजारों और हथियारों का भी प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक ऐसा स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। कहाँ से मिले हैं? चिरांद। ठीक है, यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पटना में 40 किलोमीटर में स्थित है। चिरांद कहाँ है? पटना में, पटना बिहार। ठीक है, अगला पॉइंट है बुर्जोम के लोग खुरदरे, धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। ठीक है, कहाँ? बुर्जोम में। अगला पॉइंट है कि इलाहाबाद जिले के नवपाषाणिक स्थलों के विषय में बताया गया है कि यहाँ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में चावल का उत्पादन होता था। ठीक है, इलाहाबाद के जिले के नवपाषाणिक स्थलों के विषय में बताया गया है कि यहाँ पर जो है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में चावल का उत्पादन होता था। ठीक है, अगला पॉइंट है संभवतः तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। इसका प्रमाण अतिरम पक्कम मद्रास, जो अभी चेन्नई में है, से प्राप्त तांबे के कुल्हाड़ी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? अतिरम पक्कम में मद्रास से। ठीक है, अगला पॉइंट है ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था जो है ये हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, परंतु काल क्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती है। ठीक है, अगला पॉइंट है मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति के एक विलक्षणता यह है कि मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। जौरवे संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन देखिए एक संस्कृति था जिसको जौरवे संस्कृति के नाम से जाना गया, उसी के बारे में है कि जौरवे संस्कृति जो ग्रामीण थी, लेकिन इसकी कई बस्तियां जैसे देभाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इन लोगों ने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया था, जिसमें काले व लाल मृदभांड प्रमुख थे। तो सर्वप्रथम चित्रित मृदभांड का प्रयोग किया था जौरवे संस्कृति के लोगों ने। ठीक है, जिसमें लाल और काले रंग का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट है ताम्रपाषाण युग के लोग सामान्यतः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, इनका प्रयोग कभी कभी होता था। ठीक है, पक्की ईंटों हम लोग देखेंगे हड़प्पा संस्कृति के लोग बहुत ज़्यादा पक्की ईंटों का प्रयोग किए हैं। इससे आगे जो है ये कच्ची ईंटों का ही प्रयोग करते थे।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, कहीं कहीं कच्ची मिट्टी के नग्न मूर्ति की भी पूजा होती थी। ठीक है। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। देखिए ये एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी का महेश कुमार वर्णवाल जी का जो किताब है, लाइन बाय लाइन इसको हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये किताब है। इसका रिव्यू आगे ही दिया गया है, चैनल पर वीडियो डाला गया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसका जो है सर चैप्टर वाइज लाइए, इसलिए हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं। देखिए यहाँ एक इसको हम लोग स्किप किए थे, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा कि नवपाषाण युग के स्थल के बारे में यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं नवपाषाण युग के स्थल। ये उत्तर पश्चिमी भारत, कश्मीर, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत इतने भागों में विभक्त था, मतलब इतने जगह में इनके अवशेष मिले हैं। तो उत्तर पश्चिमी भारत में देखिए बलूचिस्तान और ऊपरी सिंधु प्रणाली। बलूचिस्तान में देखें तो मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद और राना घुंडाई। ठीक है। उसी प्रकार उत्तरी सिंधु प्रणाली में देखें तो जलीलपुर और सरायखोला में पाया गया है। कश्मीर में देखें तो झेलम घाटी में बुरझोम और गुफक राल में। ठीक है। इसी प्रकार उत्तर भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा और महदाहा में। उसी प्रकार बिहार में चिरांद और सोनुवार में। ठीक है। फिर पूर्वी भारत में देखें तो पश्चिम बंगाल के पांडु राजार डिबी में, और असम में देखें तो सारूतारू और मरकडोला में। इसी प्रकार प्रायद्वीप भारत में देखें तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाईकनाल, कुपगाल, मास्की, पलबोय, संगनकल्लू और तक्कलकोटा में। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, पकलीहल व उतनूर में। ठीक है। और तमिलनाडु में पय्यमपल्ली में। इतने जगह नवपाषाण युग के स्थल पाए गए हैं। ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख नवपाषाणिक स्थल के बारे में दिया गया है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़े। जैसे कि कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाईकनाल, पकलीहल, फिर संगनकल्लू, टी नरसीपुर और तक्कलकोट। ठीक है। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली और आंध्र प्रदेश में उतनूर, ये प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में विस्तार से दिया गया है। जैसे पकलीहल वर्तमान कर्नाटक में, यहाँ से राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं। नवपाषाण युगीन लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। इनके सबसे पहले अवशेष इसी जगह से मिला है। ठीक है। फिर एक है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे तथा कच्ची ईंट के घरों में रहने लगे थे। बर्तन बनाने की कला सबसे पहले इसी युग में दिखाई देती है। ठीक है। अगला पॉइंट है जलीलपुर पाकिस्तान से मछली पकड़ने के साक्ष्य, जाल, डुबाने की पक्की मिट्टी की गुहिकाएँ मिला है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नाम भी गजब है, जलीलपुर, वो भी पाकिस्तान में। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल ईसा पूर्व 6वीं सहस्त्राब्दी, मतलब 1000 वर्ष के आसपास प्रारंभ हुआ। चावल, गेहूं एवं जौ आदि के महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उगाई जाने लगी। नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य मिले हैं। देखिए इसमें जितना पॉइंट दिया गया है सब बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको आप लोग ध्यान से देखिएगा 1-2 बार वीडियो, तो अवश्य ही ये समझ में आएगा और याद हो जाएगा। ठीक है। तो और इसमें कुछ फ्लो चार्ट के द्वारा और कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है। नवपाषाणिक कालीन स्थल, राज्य और प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। ये वाला जो चार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और यहाँ से
नवपाषाण काल के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं के 3 व जौ के 2 किस्म की खेती के प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान व प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, अगला है दूसरा बुर्ज होम कश्मीर। श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास गड्ढा घर का प्रमाण 1935 ईस्वी में डी टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था। यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिक के शवों के साथ दफनाए जाते थे, उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यह है गुफकराल, जो कुम्हार की गुफा के नाम से जाना जाता है। ये कश्मीर में है और यह श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त हड्डी के औजार, धूसर मृद भांडों का प्रमाण, ठीक है, सिलपट्टा मतलब मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण जो होता है वो हड्डी से निर्मित सुई भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट यह है कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। यहाँ के उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व, ठीक है, के धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अगला है पांचवा महदाहा। महदाहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। देखिए प्रत्येक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। और इस किताब का ही खूबी है कि जितना एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट जो एकदम परीक्षा में पूछा गया है या पूछा जा सकता है उस सबको सिलेक्ट करके इसमें दिया गया है। ठीक है, इसीलिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट है चौपानी मांडो। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद के निकट मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है चिरांद। सातवां पॉइंट चिरांद, ये बिहार में है। यह बिहार राजा के सारण जिले में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है, जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। ठीक है, अगला है आठवां पॉइंट दाऊजली, जो असम राज्य में स्थित है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अगला है नौवां पॉइंट सारूतारू, जो असम राज्य में स्थित है। गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला है 10वां पॉइंट संगनकल्लू, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये टीले पशु बाड़ों के स्थल हैं। ठीक है, जहाँ पशु रखा जाता था बहुत सारे मात्रा में, वो पशु बाड़ा होता है। तो ये कहाँ मिला? मैसूर, कर्नाटक में। अगला पॉइंट है 11वां नंबर पॉइंट पिकलीहल, कर्नाटक में। ये नवपाषाण काल निवासी पशुपालक थे। ये गाय, बैल, बकरी व भेड़ आदि पालते थे। यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल दोनों मिले हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा नवपाषाणकालीन स्थल। देखिए अब कुछ पुरापाषाणकालीन स्थल का ये भारत के फिगर में दर्शाया गया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि 4-5 है और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और फिर आप देख सकते हैं। ये पुरापाषाणकालीन स्थल है ये भारत में, क्योंकि इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो कहाँ कहाँ है वो दिखाए गए हैं और उनके कुछ महत्वपूर्ण जो वहाँ से अवशेष मिले उनके बारे में। ये पुरापाषाणकालीन स्थल हुआ। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ ताम्रपाषाणकालीन स्थल के बारे में कौन कौन जगह से मिला है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, और फिर एक है नवपाषाणकालीन स्थल।
तीनों के बारे में हम लोगों ने देखा, पूरा पसंद, मध्य पसंद और नापसंद। तो ये तीनों जो फिगर है ये आप लोग इसकी जो है स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। इसी प्रकार का और भी वीडियो, ये किताब को पूरा हम लोग करने वाले हैं, एक एक लेसन को। तो यदि ये किताब आपको लेना है तो आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और ऐसे आपको नज़दीकी किताब दुकान में भी ये मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।